गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने आज एक सवाल के जवाब में कहा कि वो पीएम बनने के सपने नहीं देखते हैं। मोदी का कहना है कि जो पीएम बनने के सपने देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। मोदी ने पीएम पद की दावेदारी को लेकर यह बयान गुजरात के गांधीनगर में दिया। दरअसल कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे ने मोदी से पूछा कि अगर अगले साल वो पीएम बनते हैं तो क्या वो बातचीत के लिए यहाँ आएंगे। इस पर मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि वो पीएम बनने के सपने नहीं देखते हैं। જે લોકો બનવાના સપના જુએ છે એમનું બધું બરબાદ થઈ જશે। હમણાં ગુજરાતની જનતાએ મને 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે। मोदी ने अपने बयान में कहा है कि वो 2017 तक गुजरात की सेवा करते रहेंगे। मोदी के इस बयान के लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। जानकारों की माने तो आज के पीएम वाले बयान के जरिए नरेंद्र मोदी खुद की प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही इशारों में आडवाणी को भी संदेश दे रहे हैं। જે લોકો બનવાના સપના જુએ છે એમનું બધું બરબાદ થઈ જશે। હમણાં ગુજરાતની જનતાએ મને 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે। मोदी भले ही कहें कि वो पीएम बनने का सपना नहीं देख रहे, लेकिन जब वो कहते हैं कि जो सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है तो मतलब साफ है कि निशाने पर बीजेपी के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी ही हैं। तो क्या मोदी ने संकेतों की भाषा में ये कह दिया कि आडवाणी अब पीएम पद के सपने ना देखें, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। सवाल ये भी कि पिछले काफी दिनों से पीएम पद के लिए मोदी के नाम का आधिकारिक ऐलान टल रहा है, तो कहीं मोदी ने आज जानबूझकर ये बयान तो नहीं दिया कि पार्टी अब इस मसले पर रुख साफ कर दे। प्रधानमंत्री पद के लिए स्वघोषित दावेदारी की वजह से नरेंद्र मोदी की किरकिरी भी हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ललायत नहीं है। साथ ही साथ जनता और पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम न बनने का सपना देखने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मोदी के इस बयान पर जमकर सियासी चुटकी ली है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी में अंदरूनी झगड़ा देखने के बाद मोदी को समझ आ गया है कि उन्हें क्या बनना है। मैं समझता हूँ कोई रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है और अंदर के झगड़े देखने के बाद तो उनकी समझ में हकीकत आ गई है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की फजीहत की है। आडवाणी जी की जो है फजीहत करवाई गोवा में, तो वो तो हर तिकड़म का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए बीजेपी पार्टी के अंदर। मोदी विरोधी जहां उनके बयान पर चुटकी ले रहे हैं, वहीं बीजेपी खोलकर मोदी के समर्थन में आ गई है। बिल्कुल सही नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं पीएम बनने का सपना नहीं देखता। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पीएम बनने का सपना देखता हूँ। उनका मूल मंत्र है काम करने की प्रेरणा और काम करते रहना। शिवसेना का कहना है कि जिसने भी पीएम बनने का सपना देखा है उसका वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, ये तो सच है। इस देश में अभी किसी नेता ने प्रधानमंत्री पद का सपना देखा है, वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बीजेपी में मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर हलचल तेज हो गई है। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार आसाराम की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आसाराम के मुख्य सेवादार शिवा ने जोधपुर पुलिस के सामने किए हैं कई अहम खुलासे। आसाराम के सेवादार शिवा ने जोधपुर पुलिस को बताया है कि आसाराम अक्सर अपनी ध्यान कुटिया में लड़कियों को रोग मुक्त करने के बहाने अकेले में मिला करते थे। शिवा वही है जो नाबालिग पीड़िता को आसाराम के पास लेकर गया था। सूत्रों के मुताबिक सेवादार शिवा ने आसाराम से जुड़ी कुछ सीडी के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस अब उस सीडी को बरामद करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सीडी में आसाराम से जुड़े काले कारनामे हो सकते हैं। आसाराम के राजदार शिवा के अहम खुलासों के बाद आसाराम के खिलाफ केस और भी मजबूत हो गया है। पुलिस का दावा है कि शिवा के बताए गए राज आसाराम को सजा दिलवाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल पर विवादित बयान देना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कमाल फारूकी को महंगा पड़ गया। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद से हटा दिया है। कमाल फारूकी ने 600 भारतीयों के हत्यारे यासीन भटकल की गिरफ्तारी को मजहबी रंग दिया था।
अपने बयान में बड़बोले फारूकी ने कहा था कि क्या आतंकवादी यासीन भटकल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो मुसलमान है। उन्होंने मांग की थी कि इस गिरफ्तारी की जांच करके ये सुनिश्चित की जाए कि भटकल को मुस्लिम होने की सजा न मिले। फारूकी के विवादित बयान पर खुद समाजवादी पार्टी के अंदर नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन इस मामले में रामगोपाल यादव के दखल के बाद फारूकी पर कार्रवाई तय मानी जा रही थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास माने जाने वाले आईपीएस अफसर डीजी बंजारा की चिट्ठी को लेकर आज राज्यसभा में हुआ जमकर हंगामा। चिट्ठी पर चर्चा की मांग कर रहे जेडीयू, लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। मोदी को लेकर लिखे गुजरात के पूर्व डीआईजी बंजारा के खत की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जेडीयू और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। इस वजह से राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर से इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने से जेडीयू, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विरोध के चलते सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचने के कारण उप सभापति पीजे कुरियन को राज्यसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। गुमशुदगी के पोस्टर लगने के 2 हफ्ते बाद ही अमृतसर में हाजिर हो गए नवजोत सिद्धू। सिद्धू ने पंजाब की बीजेपी अकाली दल सरकार पर बोला जोरदार हमला। पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन की सरकार है, ऐसे में अपनी सरकार पर सिद्धू के हमले के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र अमृतसर में 1 साल बाद लौटे सिद्धू ने पंजाब सरकार पर अमृतसर की अनदेखी का आरोप लगाया। जगह डिफाइंड है, इंस्टॉलेशन डिफाइंड है, हर चीज डिफाइंड है। विधानसभा के चुनाव में 6 महीने में उतनी प्रगति होती है और विधानसभा से लेकर लोकसभा के प्रोजेक्ट जब प्रगति होनी होती है तो अमृतसर में पैसा पड़ा है लेकिन अमृतसर पे नहीं लगेगा। लेकिन अपनी सरकार दे विच भी मैनू ऐ लगता है आई एम MP इन ऑपोजिशन। गौरतलब है कि अकाली सरकार पर हमला करने वाले सिद्धू ने कल बीजेपी नेता अरुण जेटली पर भी हमला किया था। इससे पहले जेटली ने सिद्धू के टीवी शो में भाग लेने का विरोध किया था। खबर ये भी है कि अमृतसर से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अरुण जेटली चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सिद्धू के बगावती तेवर बीजेपी के लिए किसी अल्टीमेटम से कम नहीं है। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा को आज दिल्ली की अदालत से मिली बड़ी राहत। पिछले करीब 1 साल से दिल्ली की जेल में कैद कांडा को 1 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कांडा को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। गोपाल कांडा अब 4 अक्टूबर तक जमानत पर जेल से बाहर रहेंगे। अदालत ने उन्हें विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए जमानत दी है। गोपाल कांडा के वकील का कहना है कि वो रेगुलर बेल के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल 5 अगस्त को गीतिका शर्मा ने दिल्ली के अपने घर में खुदकुशी की थी। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा गोपाल कांडा की कंपनी में काम करती थी। कांडा पर गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में मुख्य आरोपी है हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल गोयल कांडा। गीतिका सुसाइड केस में कांडा पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। MDLR एयरलाइंस में काम करने वाली 23 साल की पूर्व एयर होस्टेस गीतिका ने 5 अगस्त 2012 को अशोक विहार के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को कमरे से 4 अगस्त को लिखा गया सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्डा को जिम्मेदार ठहराया था। कांडा पर उनकी एयरलाइंस कंपनी की पूर्व कर्मचारी गीतिका शर्मा के साथ बलात्कार, खुदकुशी के लिए उकसाने, साजिश रचने और धोखाधड़ी सहित कई आरोप दर्ज हैं। गीतिका सुसाइड के कुछ दिनों बाद ही गीतिका की मां ने भी खुदकुशी कर ली थी। गीतिका के मां ने भी अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा को ही अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। जम्मू में 5 नाबालिग और मानसिक रूप से बीमार लड़कियों के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोटरी व्हील NGO के डायरेक्टर पर लगा है रेप का आरोप। पुलिस के मुताबिक जम्मू प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि रोटरी इनर व्हील नाम की एक NGO में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ की जाती है। सूचना पर डीसी जम्मू ने एक अतिरिक्त जिला आयुक्त की अगुवाई में पुलिस और डॉक्टर्स के दल सहित एक जांच कमेटी बनाई। कमेटी की जांच पड़ताल के बाद ये साफ हो गया कि NGO में रहने वाली नाबालिग और मानसिक रूप से बीमार 17 में से 5 नाबालिग लड़कियों से कई बार बलात्कार किया गया है। पुलिस ने फौरन संस्था के डायरेक्टर सूरज शर्मा और वहाँ के चौकीदार अंगद कुमार के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रोटरी इनर व्हील नाम की इस संस्था में 12 लोग काम करते थे, जिनमें कई महिला कर्मचारी भी है।
पुलिस महिला कर्मचारी से भी पूछताछ कर रही है। फरीदाबाद के 5 दरिंदों ने 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा को अगवा कर उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। छात्रा से बलात्कार करने के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए आरोपी। पीड़िता की मां के मुताबिक रोज की तरह वो घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही एक सफेद रंग की बोलेरो जीप में आए 5 लड़कों ने इसे गाड़ी में खींच लिया। जब लड़की ने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसका मुंह बंद कर दिया। फिर 5 आरोपी युवक लड़की को फरीदाबाद की तरफ ले गए और वहाँ एक कमरे में आरोपियों ने बारी बारी से लड़की को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। 2 जने ने गाड़ी में गेली, शोर नहीं मचा मन दिया, कट्टा दिखाया हो जी मेरी लड़की है, अन्य बैठे घर जाकर बताएगी तो तेरे पापा को खत्म कर देंगे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। फिल्म निर्माता और श्रीदेवी के पति बोनी कपूर को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पूरा कपूर परिवार डरा हुआ है। फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने स्थानीय ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। बोनी कपूर के अनुसार फोन करने वाला आदमी उन 4 का संबंधी है जिन्हें साल भर पहले उनकी शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया था। गौरतलब है कि साल भर पहले बोनी कपूर के घर से 6 लाख रुपए चोरी हुए थे। इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। बोनी कपूर की शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जेल में बंद ये दोनों बदमाश अंडरवर्ल्ड से जुड़े हो सकते हैं। रघुराम राजन का रिजर्व बैंक का गवर्नर बनना रुपए और शेयर बाजार के लिए लकी साबित हुआ है। लगातार गिरे रुपए और शेयर बाजार में रंगत लौट आई है। डॉलर के सामने लगातार बौना साबित होता रुपया तेज सुधार करते हुए 66 के आंकड़े पर पहुंच गया। साथ ही शेयर बाजार में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स भी 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ करीब 500 अंक उछलकर 19,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक भी 150 अंक से ज्यादा मजबूत होकर 5,600 को पार कर गया। बाजार के रिएक्शन के बाद अब सबको इंतजार है रघुराम के एक्शन का। रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था की हालत को सुधारने के लिए आरबीआई के कुछ फैसलों को पलटने के संकेत भी दिए हैं। बढ़ते डॉलर, गिरती अर्थव्यवस्था के बीच सोने के दामों में कमी ने थोड़ी राहत दी है। कारोबारियों के बीच स्टॉक घटाए जाने से दिल्ली के स्थानीय बाजारों में सोना 1250 रुपए तक गिरा। अब सोने की नई कीमत 31,000 रुपए से भी कम हो गई है। सोने की कीमत आज 30,950 पर आ गई। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोना वायदा 0.91% गिरावट के साथ 32,435 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके अलावा रुपए के एक्सचेंज रेट में सुधार की वजह से भी सोना वायदा कमजोर हुआ। MCX में सोना 0.91% गिरावट के साथ 32,435 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के बीच कारोबारियों के स्टॉक घटाए जाने से सोना वायदा में गिरावट आई। औद्योगिक मांग और ज्वेलर्स की तरफ से ज्यादा डिमांड न होना भी सोने में गिरावट की एक वजह है। साथ ही वैश्विक बाजारों में सोने में आई गिरावट के चलते भी आज घरेलू बाजारों में सेंटिमेंट कमजोर रहा। आंध्र के बंटवारे को लेकर चल रहे आंदोलन के चलते राज्य की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आंकड़ों पर विश्वास करें तो पिछले 1 महीने में आंदोलन और हड़ताल के चलते राज्य सरकार को 485 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। 485 करोड़ के आंकड़ों में वो आंकड़ा शामिल नहीं है जो करीब 4.25 लाख कर्मचारियों को पिछले 1 महीने कामकाज नहीं करने के बाद भी वेतन के रूप में देने में हुआ है। बंटवारे को लेकर पिछले 3 सालों से चले आंदोलन से सरकार को पहले ही करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आंदोलन के चलते राज्य सरकार के साथ साथ तिरुपति बालाजी के चढ़ावे में भी भारी कमी आई है। तिरुपति में सोमा और पैसे के चढ़ावे में कमी देखी गई है। बालाजी को चढ़ने वाली हुंडी 36% गिरकर 1 करोड़ तक पहुँच गई है। खबरों के मुताबिक आंदोलन के चलते तिरुपति बालाजी मंदिर में आने वाले भक्तों की तादाद में भी काफी कमी आ गई है, जिसके चलते बालाजी मंदिर के चढ़ावे में भी 1/3 की कमी आ गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली बच्चों को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले खाने पर जमाखोरों ने लगाई सेंध। मुनाफाखोरों ने गरीब स्कूली बच्चों के निवाले को छीनकर एक गड्ढे में किया जमा। स्कूल प्रशासन ने सरकारी योजना के तहत मिलने वाले अनाज को एक गड्ढे में छिपा दिया था ताकि बाद में उसे बाजार में बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। इस पूरी जालसाजी की भनक पुलिस विभाग को लगी तो विभाग ने छापा मारकर इस सारे अनाज को जब्त कर लिया। छापेमारी में जमीन में दफन अनाज को देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। ये वो अनाज है जो मिड डे मील के तहत सरकार हर सरकारी स्कूल को देती है।
खाद्य आपूर्ति विभाग और शिक्षा विभाग स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, लेकिन पुलिस को शक है कि इस जमाखोरी के पीछे सरकारी अधिकारियों की भी साठगांठ हो सकती है। छोटे पर्दे की आनंदी यानी कि प्रत्युषा बैनर्जी ने अपने बॉयफ्रेंड पर लगाया है मारपीट का आरोप। प्रत्युषा ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। प्रत्युषा ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया है, मैंने मकरंद के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। वो मुझे फोन पर धमकियां और गालियां दे रहा था। पिछली रात वो मेरे घर पर आया और मुझे और मेरे परिवार को गालियां देने लगा। यहाँ तक कि उसने मुझे नुकसान पहुँचाने तक की भी धमकी दे दी। मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ और इनसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। वहीं प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड ने आरोपों से इनकार करते हुए प्रत्युषा के परिवार पर ही कई आरोप मढ़े हैं। कोई गालियां नहीं दी है, बातचीत हुई है, कोई बदतमीजी नहीं हुई है, लेकिन उसके घर में जाना आना मेरा रेगुलर था। वो नॉर्मल जैसे मैं रोज जाता हूँ वैसे ही गया था। 3 दिन पहले तक प्रत्युषा और उनके बॉयफ्रेंड मकरंद मल्होत्रा एक साथ थे। अब सवाल ये उठता है कि इन 3 दिनों में ऐसा क्या हो गया जिससे पूरा मामला थाने में पहुंच गया।